प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ, प्रसन्न और कुशल मंगल होंगे और आपका अध्ययन निरंतर जारी रहता होगा और ऑनलाइन क्लास का आनंद कई क्लासों के वीडियो के ले चुके होंगे और अब अपनी क्लास के भी आप आनंद ले रहे होंगे। यहाँ जैसी आपकी स्थिति बनती है कंपेयर करके छोड़ रहे भी होंगे, पढ़ रहे भी होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विकारी और अविकारी। जो पढ़ रहे थे उसमें से अपन विकारी शब्द पढ़ चुके हैं, आज अपन पढ़ेंगे अविकारी। तो विकारी शब्द वे शब्द या शब्दांश या शब्द भी कह सकते हैं, शब्दांश भी आता है। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, काल आदि के माध्यम से विकार उत्पन्न होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें परिवर्तनीय शब्द भी कहते हैं। रूप प्रयोग के आधार पर परिवर्तन होने वाले शब्द कितने प्रकार के हैं? 4। कैसे ही सवाल पूछा जाता है, लेकिन रीट आधारित आपके गद्यांश के माध्यम से पूछा जाएगा तो कोई परिभाषा भेद पूछा जाना संभव नहीं है, क्योंकि ये सारे गद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा था अविकारी। तो विकारी में चारों थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इनकी पहचान करनी जरूरी है। कोई गद्यांश में आपका शब्द आता है रेखांकित का, गहरा, काला किया हुआ, तो उनको आपको बताना होगा। तो पहले तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण याद करें। उनके बाद उनके उपभेद यानी भेदों के भेदों में भी जाना होगा। बहुत महत्वपूर्ण है। 2 सवाल आपके आते हैं, 3 भी आ सकते हैं। तो पहचान के रूप में आपको मैं अच्छी तरह पढ़ा चुका हूँ, अभ्यास जारी रखें। आज अपन पढ़ेंगे विकारी के बाद क्या आता है? अविकारी। टॉपिक का नाम क्या है? अविकारी। और अविकारी को अपन अव्यय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अव्यय। अव्यय बोलते हैं। अपरिवर्तनीय शब्द बोलते हैं, ध्यान देना। अपरिवर्तनीय शब्द, ध्यान देना। अपरिवर्तनीय शब्द है, संयोजक शब्द है, तो ये सारे इनके अन्य नाम है। परीक्षा में अव्यय के रूप में पूछा जाता है या अविकारी के रूप में पूछा जाता है। तो अविकारी कहो, अव्यय कहो, अपरिवर्तनीय कहो, संयोजक कहो, ये चारों एक ही है। परिभाषा में बता चुका था पहले, फिर भी आपको एक बार पुनः बता देता हूं। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, काल में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अपन क्या बोलेंगे? अविकारी शब्द या अव्यय शब्द या अपरिवर्तनीय शब्द। ध्यान देना, विकारी और अविकारी में अंतर क्या है? विकारी में लिंग, वचन, कारक, काल में प्रभाव उत्पन्न होता है और अविकारी में लिंग, वचन, कारक, काल में कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। अब इनके भी भेद कितने हैं? 4। पहला भेद कौन सा है? क्रिया विशेषण। पहले 4 भेदों का नाम याद कर लें। क्रिया विशेषण। पहला भेद कौन सा है? क्रिया विशेषण। दूसरा भेद कौन सा है? संबंध बोधक। ध्यान देना, क्या नाम है? संबंध बोधक। अव्यय कहो, अविकारी कहो। और तीसरा क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। ध्यान देना, नाम पहले अच्छे से याद करें। तीसरा कौन सा भेद है? समुच्चय बोधक। और चौथा कौन सा है? विस्मयादि बोधक। कौन सा है? विस्मयादि बोधक। वापस देखें, पहला कौन सा है? क्रिया विशेषण। दूसरा कौन सा है? संबंध बोधक। तीसरा कौन सा है? समुच्चय बोधक। और चौथा कौन सा है? विस्मयादि बोधक। मूल रूप से आपके 4 है और 5वां भी याद नहीं करना, इसमें भेद नहीं पूछा जाता, अलग ही है। उसे निपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निपात। तो ये अविकारी का नहीं है। कई लेखकों ने, विद्वानों ने इसको अविकारी के अवयव के 5 भेद बताए हैं, लेकिन कभी पूछ ले आपके कभी दूसरे एग्जाम में भी तो अविकारी के 4 भेद बताएं, 5 भेद न बताएं। 4 कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक,
समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। समुच्चय बोधक को परसर्ग बोधक भी कहते हैं, परसर्ग बोधक भी कहते हैं। कभी पूछ लिया जाए तो इसे याद करोगे, मैं इसको करवाऊंगा तब बताऊंगा कि परसर्ग बोधक क्यों कहा गया, क्योंकि संबंध बोधक परसर्ग से जुड़ा हुआ होता है। बस क्रिया विशेषण और इसमें अंतर यही होता है, जब आगे चर्चा करेंगे तो बताएंगे। तो आपको पूछा जाए अव्यय की परिभाषा और भेद, तो अव्यय कहो, अपरिवर्तनीय कहो, चाहे अविकारी कहो, ये सारे एक ही नाम है। अव्यय यानी जिसका कोई व्यय ना हो, अर्थात लिंग वचन कारक काल में कोई प्रभाव नहीं होता है। वे शब्द जिनका लिंग वचन कारक काल में कोई प्रभाव या विकार उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। और भेद पूछे जाए तो आपको 4 भेद बताने हैं। कितने भेद बताने हैं? 4। जैसे आप कभी बड़ी क्लास में या द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी का एग्जाम दे रहे हो, कभी पूछ ले कि रूप या प्रयोग के आधार पर परिवर्तन न होने वाले शब्द कौन से हैं, तो आपको कौन सा है, तो अव्यय, अविकारी, अपरिवर्तन तो एक ही है। कौन कौन से हैं, तो अब ये चारों हैं, तो कौन से है, तो 3 विकारी होगा तो एक ये होगा। कौन सा नहीं है, तो 3 अविकारी तो एक विकारी। ध्यान देना। तो इस प्रकार से ये 4 आपको याद करने हैं। एक को मैं अभी क्रम से लूँगा। और एक है 5वां निपात। क्या है ये? निपात। तो निपात को ध्यान देना। अवयव की श्रेणी में कई लोग मानते हैं विद्वान और कई नहीं मानते हैं, लेकिन आपको पूछे जाए तो आप निपात को अविकारी का भेद न माने। निपात अलग होता है, जो अभी करवाऊंगा मैं। सी-टेट में कई बार पूछा जाता है, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में भी पूछा जाता है, और आपके गद्यांश में इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको याद करना भी जरूरी है। अब अपन इसमें क्या पढ़ेंगे? अविकारी पढ़ेंगे। अविकारी की परिभाषा हो गई, इनके भेद कितने हो गए? 4। अब भेदों के माध्यम से आगे चर्चा करते हैं। अब अपन लेते हैं पहला भेद। कौन सा है? क्रिया विशेषण। ध्यान देना, पहला भेद कौन सा है? क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण है, इनको कैसे समझोगे? तो क्रिया विशेषण पढ़ने से पहले क्रिया विशेषण की जगह एक ऐसा कौन सा कोई और भी है, विकारी है, जो अपन को समझने में और पहचानने में दिक्कत देता है। मैं आपको बता देता हूँ, जब मैंने कल की कक्षा में विशेषण पढ़ाया था तो विशेषण की तुलना क्रिया विशेषण से भी की थी, क्योंकि क्रिया विशेषण, ध्यान देना, विशेषण और क्रिया विशेषण में पहचान होनी जरूरी है। एक होता है प्रविशेषण और एक होता है प्रक्रिया विशेषण, तो इनको भी समझना जरूरी है। पहले मैं वापस तुलनात्मक रूप से समझा देता हूँ, जो आपकी दिक्कत ना हो। तो क्रिया विशेषण पढ़ने से पहले आप ध्यान ये दें कि यहाँ नुकसान हो जाता है। मैं वापस बता देता हूँ, एक है विशेषण और दूसरा क्या है? क्रिया विशेषण। और मैं हमेशा आपको तुलनात्मक रूप से पढ़ाता हूँ। तुलनात्मक रूप से पढ़ाने का अर्थ ये है कि कभी आपके ऐसे सवाल आते हैं और आपके तुलनात्मक रूप से अभ्यास किया हुआ है तो आपका सवाल गलत नहीं होता है। कई विद्यार्थी कहते हैं सर आप पढ़ा क्रिया विशेषण रहे हैं और विशेषण को साथ में क्यों आप बीच में घुसेड़ देते हो या ऐसा क्यों कर देते हो? तुलना आप मत करो, हमारी खिचड़ी बन जाती है। तो उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूँ कि बेटा ध्यान देना, आपको एक एक पढ़ा दिया तो उसके बाद तुलनात्मक रूप से नहीं समझाया तो परीक्षा में आप कोई ऐसा घुमा के प्रश्न पूछा जाता है तो गलत कर बैठोगे। और पहले आप उसको समझ लें। मैं ये तो है नहीं कि पहले समझाता नहीं और तुलना करवा देता हूँ, मैं पहले सारी ये जानकारी अब क्लियर कर देता हूँ, पूरी आपके दिमाग के अंदर पूरी सेट कर देता हूँ, यानी समझा देता हूँ, दिमाग के अंदर बैठा देता हूँ कि ये टॉपिक है। अब ये पढ़ लिया आपने, समझ लिया, अब इसकी जगह नुकसान क्या देगा उनको तुलना में पढ़ना जरूरी है। तो अब मैं क्रिया विशेषण और विशेषण दोनों, तो पहले विशेषण तो आपने पढ़ लिया, अब क्रिया विशेषण को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको वापस समझाएंगे।
दोनों की तुलना करेंगे। वैसे मैं कल समझा चुका हूँ विशेष, अब देखो मैं दोनों समझा रहा हूँ, पुनः विशेषण ले रहा हूँ। पहले विशेषण तो क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएगा, विशेषता। ध्यान देना, संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएगा, विशेषता। किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की। और क्रिया विशेषण है, वो क्रिया की विशेषता बताएगा। ध्यान देना, नाम से याद करें, क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताएंगे। कौन, क्रिया विशेषण। तो अब ये तो बताएगा क्रिया की विशेषता, और ये किसकी बताएंगे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। अब मैं दोनों के उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण से आप समझें। जैसे आपको दे दिया श्याम दे दिया ईमानदार है या ईमानदार विद्यार्थी है। ये आपको दे दिया, ईमानदार विद्यार्थी है। ध्यान देना। अब आपको दे दिया श्याम ईमानदारी दिखाता है। वाक्य से ले रहा हूं, श्याम ईमानदारी दिखाता है। अब देखो, अब यहां ईमानदार है और यहां ईमानदारी, हालांकि ऐसा आता नहीं, तुलना करके बता रहा हूं। यहां ईमानदार है तो ईमानदार के बाद क्रिया नहीं है। क्या नहीं है, क्रिया नहीं है। ध्यान देना। तो ये ईमानदार, श्याम ईमानदार विद्यार्थी है, तो ये ईमानदार कौन है, श्याम या विद्यार्थी। तो संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, संज्ञा शब्द की विशेषता। और यहाँ श्याम ईमानदारी दिखाता है, तो दिखाता ये क्या है, क्रिया है। तो ईमानदारी किसके लिए आया है, क्रिया के लिए। किसके लिए आया है, क्रिया के लिए। तो अब यहाँ पे जो है शब्द है वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ध्यान देना। जैसे दूसरा और ले रहा हूं, सरला सुंदर लड़की है। सरला, गीता, अनिता, कुछ भी देख सकते हैं। और दूसरे यहां ले रहा हूं, सरला सुंदर लिखती है। देखो, कोशिश करें समझने की, जल्दबाजी ना करें। लिखती है, सरला सुंदर लिखती है। अब देखो, सुंदर यहां पे भी है और सुंदर यहां पे भी है। ध्यान देना। अब यहां पे सुंदर शब्द तो है, लेकिन आप पहचान कैसे करोगे कि ये विशेषण है और ये क्रिया विशेषण है। इनको इस प्रकार से समझना जरूरी है। तो सुंदर कौन है, लड़की। तो अब ये संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। सुंदर के बाद क्या है, लिखती। तो लिखती का क्या हुआ है, क्या है, क्रिया है। तो ये सुंदर है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, और ये सुंदर संज्ञा की विशेषता है, शब्द की है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो तो क्या कहलाएगा, विशेषण। और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है वो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। आगे और लिखते हैं, एक उदाहरण और दे रहा हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, श्याम तेज विद्यार्थी या श्याम तेज लड़का है। यहाँ श्रेष्ठ भी कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं। और इधर आ जाएगा, श्याम तेज दौड़ता है। देखो, अब यहाँ भी तेज है और यहाँ भी तेज है, यहाँ श्रेष्ठ है। तो अब यहाँ पे तेज है वो क्या, संज्ञा शब्द की विशेषता है, और यहाँ तेज है वो क्या है, क्रिया की विशेषता। तो अब क्रिया की विशेषता हो जाएगा क्रिया विशेषण, और संज्ञा की विशेषता क्या हो जाएगी, संज्ञा। और सर्वनाम की विशेषता विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण।
अब आपको दे दिया या जैसे कछुआ काला है, और यहां दे दिया कछुआ धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। अब यहां धीरे धीरे क्या है? क्रिया की विशेषता है, और काला क्या है? कछुए की विशेषता। तो क्रिया की विशेषता तो क्रिया विशेषण, और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता विशेषण। तो अब ये आपको तुलना के रूप में समझ में आ गए होंगे। अब इनकी जगह अपन को एक और याद करना है तुलना में, जैसे गलत ना करते हो इसलिए बताना जरूरी है। प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण यानी प्रविशेषण, और दूसरा क्या है? प्रक्रिया विशेषण, प्रक्रिया विशेषण। अब देखो, अब ये तुलना है। विद्यार्थियों की शिकायत तो आती है, सर पढ़ा क्रिया विशेषण रहे हो और प्रविशेषण क्यों ठोक दिया साथ में? विशेषण पढ़ा रहा उस समय भी करवाया था। तो दोनों में आप पढ़ोगे तो एक में समझ लो और एक में याद कर लो। ऐसा ना हो तो आपके लाइव क्लास में यदि अधिक विद्यार्थियों के सुझाव आते हैं तो आपका मैं अलग अलग ले लूँगा। अभी तो शुरुआत है, क्यों घबरा रहे? अभी कोई एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई है। बहुत अच्छी तरह आपकी तैयारी करवाएंगे। आप समझने की कोशिश करें, और मेरे हिसाब से ये ठीक रहता है। मेरा अनुभव बता रहा है कि परीक्षा में आपको सवाल राइट करना है, केवल आपको कोर्स करना है। आपको परीक्षा में सवाल को राइट करना है, तो राइट करने के लिए विकल्प आपका सही उत्तर होना चाहिए। तो उसके लिए तुलना करवाएंगे तो ही सही होगा, तो नहीं होगा। अब प्रविशेषण क्या और प्रक्रिया विशेषण क्या है? तो प्रविशेषण तो है विशेषण की विशेषता। प्रविशेषण का अर्थ क्या होगा? विशेषण की विशेषता। और प्रक्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण की विशेषता। क्या है? क्रिया विशेषण की विशेषता। जैसे आपको उसी वाक्य में दे रहा हूं, आपको दे दिया जैसे रमा बहुत सुंदर लड़की है। रमा या रमा का तो लक्ष्मी कहो, और यहां आपको दे दिया रमा बहुत सुंदर लिखती है। देखो एक वाक्य से समझ जाओगे, लिखती है। अब आप इसमें देखो सुंदर और इधर सुंदर, पहले ये देखो। अब सुंदर है, यहां सुंदर किसके लिए आया, वहां सुंदर किसके लिए आया? पहले विशेषण पे आ जाए। यहां सुंदर आया है संज्ञा के लिए, लड़के के लिए। यहां सुंदर आया है लिखती के लिए। लिखती क्या है? क्रिया। लिखती क्या है? क्रिया। तो ये तो सुंदर शब्द है विशेषण, और वो सुंदर है क्रिया विशेषण। क्यों हुआ? क्योंकि ये सुंदर है संज्ञा की विशेषता बता रहा है, और ये सुंदर है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण, और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता विशेषण। अब आते हैं अपन आगे प्रविशेषण और प्रक्रिया विशेषण पढ़ते हैं। तो पहले ये समझोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। यहां भी क्या आ रहा है? बहुत, और यहां भी क्या आ रहा है? बहुत। अब देखो, तो यहां बहुत है, किसकी विशेषता है? सुंदर की, और सुंदर क्या है? विशेषण। तो ये हो जाएगा विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। ध्यान देना, विशेषण के शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। यहां बहुत है, वो विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये हो जाएगा प्रविशेषण। यहां बहुत है, वो क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। सुंदर तो क्रिया की विशेषता है, और देखो बहुत है, वो क्रिया और सुंदर लिखती है। यहां बहुत है, क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को
प्रक्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान देना, प्रक्रिया विशेषण यानी एक तो क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, प्रक्रिया विशेषण तो क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रक्रिया विशेषण। ध्यान देना, क्रिया विशेषण की विशेषता यहाँ देखो, ये है जो सुंदर है क्रिया की विशेषता, तो क्रिया विशेषण बहुत है वो किसकी, दोनों की, सुंदर लिखती, तो क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रक्रिया विशेषण कहते हैं, और यहाँ विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। एक उदाहरण और लिख रहा हूं, श्याम अच्छा बालक है, नहीं दोनों है ना, बहुत अच्छा बालक है, श्याम बहुत अच्छा बालक है। इधर दे दिया श्याम बहुत अच्छा बोलता है। ध्यान देखो, अच्छा बोलता है या लिखता है या गाता है। श्याम बहुत अच्छा बालक है। अब देखो, यहाँ अच्छा भी है और यहाँ भी अच्छा भी है, तो यहाँ अच्छा है वो संज्ञा की विशेषता हो गई, तो विशेषण हो गया। यहाँ अच्छा है बोलता क्रिया की विशेषता, तो क्रिया विशेषण। बहुत है यहाँ विशेषण की विशेषता, प्रविशेषण। यहाँ बहुत है वो क्रिया विशेषण की विशेषता है, तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ध्यान देना, प्रक्रिया विशेषण। एक और लिख देता हूं, रमा बहुत मीठा गाना गाती है। मीठा कहो, मधुर कहो, एक ये ठीक है। अब यहां ले रहा हूं, रमा बहुत मीठा या मधुर गाती है, गाती है। अब देखो, पहले मीठा और मधुर लें, यहां पे मीठा और मधुर लें। यहां मीठा मधुर के बाद क्या आ गया, गाना, संज्ञा शब्द आ गया, तो गाना अर्थात संज्ञा शब्द तो हो जाएगा विशेषण। मीठा मधुर गाती है, गाना नहीं गाती है, तो गाती शब्द क्या है, क्रिया, क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण। बहुत विशेषण की विशेषता तो प्रविशेषण, बहुत क्रिया विशेषण की विशेषता तो प्रक्रिया विशेषण। अभी आप समझ गए होंगे, मारवाड़ी में अपनी भाषा में कहावत है, इणुलार पीढ़ियों रोग है। अब देखो, तुलना में आपको लग रहा है कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं और कहां चला गया। कल विशेषण पढ़ा रहा तो इसमें दिया था मैंने पढ़ोगे, लेकिन ये ठोकेगा, बीच में गड़बड़ करेगा। तो जहां गलती आती है, उस गलती जो अपन को समस्या है, उस समस्या को दूर करो, फेंको। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर समस्या को समझता है, उसकी बीमारी को जड़ से खत्म करने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाती है। परहेज रखते हैं, सावधानी रखते हैं, दवाई टाइम पे लेते हैं, उनका कहना मानते हैं। तो उसी प्रकार से शिक्षक भी क्या, डॉक्टर है। आप उनके पास आए, आप उनसे पढ़े, तो अब पढ़ने के बाद में हमको पता लगा कि बच्चे समस्या कहाँ करते हैं। बात तो एक ही प्रक्रिया है। समस्या का अर्थ है आप पढ़ा तो रहे हो, लेकिन तुलना नहीं करवा रहे हो, तो बच्चा कभी इसकी गलती करेगा तो सवाल गलत हो जाएगा, तो पढ़ाने से क्या फ़ायदा। तो हमको पता है गलती कहाँ करते हैं, तो उस गलती को पहले से ही बच्चों के सामने परोस दी जाए, तो एक बार बच्चों के दिमाग में बैठ जाएगी ये चीज़ कहाँ कैसे है, तो वो कभी भी गलती नहीं होगी। इसको बीमारी को उठा के फेंक दो, अज्ञान को, समस्या को, ये तरीका होता है। तो उम्मीद करता हूँ प्रविशेषण और प्रक्रिया विशेषण समझ में आ गया होगा, और विशेषण और क्रिया विशेषण समझ में आ गया होगा। ये दोनों तुलना करके पढ़ना जरूरी है बेटा, नहीं तो ये गड़बड़ कर देता है। अब अपन वापस आते हैं। अब देखो, ये तो केवल तुलना हुई है, कल और आज वाले में टॉपिक में अभी आपने पढ़ा ही नहीं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है, उसकी भेद क्या है, परीक्षा में सवाल कैसे आते हैं। अब समझने वाला बच्चा यहाँ समझ गया, समझने वाला क्या है, समझ गया। लेकिन तो भी मैं वापस समझा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब अपन
अविकारी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अविकारी। क्या पढ़ रहे थे? अविकारी। अविकारी में क्या पढ़ना है? अब वापस आ जाओ टॉपिक पे, ध्यान देना अच्छी तरह से। क्रिया विशेषण। क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया विशेषण। अब इसको अपन लेंगे। अविकारी की परिभाषा बता चुका हूँ। अविकारी के 4 भेद है, 5 मत करना, निपात है लेकिन वो समझाऊंगा, लेकिन बाद में। पहले 4 भेद याद करें। अब अपन यहां पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पढ़ लिए, जिनको समझ में आ गया वो आ गया, लेकिन तो ही वापस बता देता हूं। यहां आपके क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अब इसकी जगह पर ध्यान और क्या देना है? प्रक्रिया विशेषण भी साथ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रक्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का अर्थ क्या है? अवयव है। वे सब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। श्याम बहुत यानी धीरे लिखता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, वो तेज गाता है, दौड़ता है, लिखता है। तो बहुत सारे। वह बैठा है, वह श्याम के सामने बैठा है, किसी प्रकार से मान लो इसके भी 4 भाग है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि क्रिया विशेषण तो क्या हो जाएगा? क्रिया की विशेषता, श्याम धीरे बोलता है या श्याम मधुर बोलता है। वाक्य देके बता देता हूँ। जैसे आपको दे दिया, श्याम मधुर गाता है। गाता है। अब यह मधुर शब्द क्या है? गाता क्रिया है, तो क्रिया विशेषण। अब प्रक्रिया विशेषण कैसे समझोगे? श्याम बहुत मधुर गाता है। बहुत मधुर गाता है। अब देखो, मधुर है, मधुर क्या है? क्रिया विशेषण। बहुत क्या है? क्रिया विशेषण की विशेषता है, तो क्या हो जाएगा? प्रक्रिया विशेषण। आगे और देखो, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, और दूसरा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। बहुत तेज दौड़ता है, यानी आपको समझना है वाक्य कैसा भी है, समझ में आना चाहिए। तो दौड़ना के दो तेज शब्द, दौड़ने की विशेषता क्रिया विशेषण, बहुत है वो क्रिया की विशेषता क्या हो जाएगा? प्रक्रिया विशेषण। ये तो ये हो गए। अब आपके क्रिया विशेषण के अलग अलग रूप, प्रयोग, अर्थ, रचना, उत्पत्ति के आधार पर बहुत गहरा है, लेकिन अपनों रीट में पैराग्राफ के आधारित सवाल आते हैं। मैं ज़्यादा इतना डीपली नहीं जाता हूँ, नंबर आपका कटना नहीं चाहिए, यहाँ बता दूंगा। इसके भी 4 भेद होते हैं, ध्यान देना। आपके स्थानवाचक, दिशावाचक, कालवाचक और रीतिवाचक। कितने भेद होते हैं? 4, ध्यान देना। अब चारों भेद आपको किस प्रकार से याद करने हैं, जैसे आपको बता दिया। यानी एक ले रहा हूं। पहला है स्थानवाचक, ध्यान देना। दूसरा है दिशावाचक, और तीसरा है कालवाचक। वो उसके भेद हो जाएंगे। यानी ये स्थानवाचक के भी 2 भेद है, एक तो रीति और एक आपका क्या हो जाएगा? दिशावाचक। और दूसरा भेद आपको हो जाएगा कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, और चौथा हो जाएगा रीतिवाचक। ध्यान देना। पहला कौन सा हुआ? आपके स्थान और काल और परिणाम और रीतिवाचक। अब मैं आपको वापस इनको समझा देता हूं। आपको पूछ लिया क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं, तो पहले हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले कोई भी विशेषण का नाम है तो स्थान, स्थान भी 2 है। पहले स्थानवाचक, 1 नंबर 1 आ गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा दिशा और स्थान, इसमें आ जाएगा। मैंने आपको दिशा बोला था तो वो स्थान का भेद है, कालवाचक। और तीसरा परिमाणवाचक,
क्रिया विशेषण ध्यान देना, और उसके बाद आपका आता है रीतिवाचक। चौथा क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। अब ये सारे क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है ये? क्रिया विशेषण। ध्यान देना अच्छी तरह से। अब आपका सब ये स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। तो आपके परिमाणवाचक विशेषण भी होता है। तो परिमाणवाचक विशेषण में वो विशेषता किसकी? संज्ञा सर्वनाम की होगी, और यहाँ किसकी विशेषता होगी? क्रिया की। अब मैं एक एक ले रहा हूं। आपको कभी रीट में तो अब आप कैसे पूछेंगे नहीं कितने भेद है, क्या परिभाषा है, गद्यांश आएगा। कभी सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड में तो ये पूछा जाता है। तो काल वाचक ये पूछा, जैसे क्रिया विशेषण के कितने उपभेद है। तो मूल रूप से प्रयोग के आधार पर हम मानते हैं, बाकी इसके भी 5 है, किसी में 8 है, किसी में अलग अलग 500 प्रकार होते हैं क्रिया विशेषण। 500 के और उपभेद होते हैं, लेकिन वो इतना याद नहीं करना है। आपको याद करना है कि क्रिया विशेषण के 4 है, स्थानवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है और रीतिवाचक है। अब अपन को एक एक लेना है। जैसे आपको दे दिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक भी 2 है, एक तो स्थितिवाचक और एक है दिशावाचक। एक तो स्थिति का बोध करवाएगा। क्या करवाएगा? स्थिति का बोध। यहाँ, वहाँ, तहाँ, जहाँ, आगे पीछे, ऊपर नीचे, बाहर भीतर, अंदर बाहर, आगे पीछे, मध्य निकट समीप, आस पास, हर कहीं, कहीं कहीं, वहीं वहीं, जगह जगह, हर एक। तो इस प्रकार से ये सारे शब्द आएंगे। तो अब आपको शब्दों का ध्यान देना है। आपको यहाँ क्रिया विशेषण और संबंध बोधक नुकसान करता है, तो मैं बताऊंगा, पहले समझ लें। ये शब्द आएंगे, और ये शब्द कहाँ आएंगे? क्रिया के पास। किसके लिए आएंगे? क्रिया के लिए। ध्यान देना, किसके लिए आएंगे? क्रिया के लिए। जैसे आपको दे दिया रमेश यहाँ बैठा है, रमेश यहाँ बैठा है। जैसे आपको वाक्य दे दिया रमेश यहाँ बैठा है। अब देखो, अब आपको यदि ये आता ही नहीं है कि ये क्या है, तो यहां कोई भी शब्द आता है, ध्यान देना बंधुओं, मैं आपको चारों एक वाक्य से क्लियर कर देता हूं। कोई रटने के नहीं, कोई घबराने के नहीं, कोई फालतू टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। रमेश यहां बैठा है, तो आपको क्रिया के पास यदि ये कोई शब्द आ जाता है, ध्यान देना, आपको आता भी नहीं, कुछ भी नहीं है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और अविकर विकर कुछ भी नहीं आता है। अब यहां शब्द का कोई लिंग है, कोई वचन है, कारकाल है, नहीं है, तो आपको पता है कि अव्यय है। क्या है? अव्यय है। तो अव्यय कौन सा यदि पूछ लिया जाए, यदि ये आपको ऐसा पैराग्राफ में शब्द आ गया यहाँ वहाँ ऊपर नीचे, तो अब पूछ लिया कि ये शब्द है संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय, तो आपको क्या करना? अव्यय। अब आपको अव्यय के 4 पूछ लिए। यहाँ शब्द है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो चारों पढ़ने से पता लगता है, लेकिन मैं आप पहले बता देता हूँ। चारों पढ़ाने से पहले एक आपको ये वाक्य दे दिया, जैसे रमेश मामा के यहाँ बैठा है, या ननिहाल में बैठा है, मामा के यहाँ बैठा है। देखो अब अंतर क्या है? ननिहाल में या मामा के यहाँ बैठा है। यदि क्रिया के पास कोई शब्द आता है, उस पर कोई परसर्ग नहीं है, ध्यान देना बंधुओं। कोई आप जिंदगी पर ये अविकारी रटते हो, याद नहीं होते, और मैं आपको एक क्लास के अंदर याद करवा देता हूं। यानी आपको याद कुछ भी नहीं है। अब आपको ये तो जरूर होगा, लिंग वचन कारक तो पता ही लगा सकते हैं कि यहां शब्द है, आप कंफ्यूज हो गए। क्रिया के पास तो आ गया, अब संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण दे दिए। तो अब आपको देखना है कि क्रिया के पास आता है तो हमेशा क्या होता है? अव्यय होता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं। और भूल जाते हो तो इसका लिंग वचन कारक काल है, यहाँ का क्या लिंग है? कोई लिंग नहीं। वचन है क्या? कोई कारक है? कुछ नहीं है। काल है क्या? कुछ नहीं है। तो ये हो गया अव्यय। अब अव्यय के अंदर आप आ गए। अब उसने बेटा ने आपको ठोक दिया, अव्यय का कौन सा है? चारों विकल्प अव्यय के दे दिए। तो ये जो क्रिया के पास शब्द होगा वो हमेशा स्वतंत्र होगा, किसी भी कारक चिह्न यानी परसर्ग से जुड़ा हुआ नहीं होगा। बस ये ध्यान देना है।
ये शब्द होगा जो परसर्ग से जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो बिना सोचे समझे आप क्रिया विशेषण कर दो। क्या कर दो? क्रिया विशेषण। यदि यहाँ के क्रिया के पास कोई शब्द है और वो परसर्ग से जुड़ गया, किससे जुड़ गया? परसर्ग से। परसर्ग करते कारक चिन्ह, मामा के, यहां तो का के की, क्या हुआ? संबंध कारक आ गया। तो अब कारक के साथ, परसर्ग के साथ जुड़ते ही ये हो जाएगा संबंधवाचक। ध्यान देना, क्या हो जाएगा? संबंधवाचक अव्यय या अविकारी शब्द। ध्यान देना। अब देखो, अब आप कह रहे हो कि सर तुलना में नहीं पढ़ो। हालांकि 99.99% विद्यार्थी इस मेरे तरीके को, सिस्टम को समझ लेते हैं और पसंद करते हैं। 0.11% बच्चों की दिक्कत आती है जिन्होंने कभी ये पढ़ा ही नहीं है। उनके लिए समस्या आ सकती है कि मैं तुलना करवा रहा हूं, मैं आपको गप्पे मार के हंसी मजाक करके आपका टाइम खराब नहीं करता हूं, आपका सिलेक्शन करवाता हूं। मारवाड़ी में पढ़ रहा हूं, हंसी मजाक करवाऊं तो आप मज़े तो करोगे, नाचोगे, खेलोगे, तो आप वाह वाह क्या होगे, वाह क्या बात है। लेकिन सिलेक्शन के लिए ऐसे मजा करने से, टाइम खराब करने से, आपका ही करने से कोई सिलेक्शन नहीं होता है। मैं बहुत गंभीर मुद्रा में और सीरियस पढ़ाता हूं और वही सफल होते हैं। मेरे पास बड़े आधे विद्यार्थी देखें, अधिक आज ये ऑनलाइन की होड़ा होड़ी में बहुत सारे टीचर आपके सामने हैं। कोई फ्री पढ़ा रहा है, कोई व्यू बढ़ाने के लिए किस प्रकार से कर रहे हैं। अच्छी बात है, सभी को करना चाहिए, अट्रैक्शन है आपका। लेकिन जब पढ़ाई करो उसमें गंभीर करो। या ऑनलाइन ऑफलाइन में मैं खूब मजे हंसी मजाक करवाता था कि वहाँ पता है कि वहाँ माहौल है, उस हिसाब से ज़रूरी है कि आप वहाँ बोरिंग ना हो। अब इसमें बोरिंग होने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे हो, आराम से शांत बैठे हो, कोई पास में आवाज़ नहीं है, आप स्पीड तेज़ कर सकते हो, गहराई से समझो। फिर भी कभी कभी हंसी मजाक कर देते हैं, लेकिन जब टॉपिक समझाते उसमें सीरियस समझें। अब देखो, यहाँ ये भी है, यहाँ ये भी है। अब देखो, पढ़ा तो रहा हूँ, क्रिया विशेषण स्थानवाचक है। ये इनका भेज नहीं पूछेगा स्थान, और स्थान भी क्या है? बैठा है। यहाँ अर्थ बैठने का स्थान हो गया, स्थानवाचक हो गया। लेकिन यदि ये शब्द सारे किसी परसर्ग से जुड़ गए तो क्रिया विशेषण हट जाएंगे, संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। संबंध बोधक अव्यय कहो, अविकारी शब्द कहो। अब क्या आपको संबंध बोधक पढ़ने की जरूरत है क्या? मैंने आपको संबंध बोधक की जगह लिखा था परसर्ग बोधक, लिखा था। तो इसी वजह से परसर्ग बोधक क्यों कहते हैं कि संबंधवाचक बिना परसर्ग आता ही नहीं है। वापस देखो, अब आपको और दे दिया, जैसे श्याम या मोहन कोई दे दिया। श्याम आगे, मोहन आगे बैठा है, श्याम आगे बैठा है। अब श्याम मोहन के आगे बैठा है, श्याम कक्षा में आगे बैठा है। तो अब ये क्या परसर्ग हो गया? लता दाएं बैठी है या बाएं लिखती है। दूसरा, सरला बाएं हाथ की तरफ से, बाएं हाथ की ओर से लिखती है। तो अब ये कि ये शब्द है, तो ये आपको परसर्ग जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके संबंध बोधक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संबंध बोधक। भीतर आ गया, श्याम भीतर बैठा है, श्याम कक्षा के भीतर बैठा है, तो के आ गया। तो ये ऐसे ही तुलना करके आपको बताना है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में ही कंफ्यूज करते हैं, समुच्चय बोधक कंफ्यूज करता ही नहीं है। क्यों? दो संज्ञा शब्दों के बीच में आएगा, दो पदों के बीच, दो पदबंध के बीच और दो वाक्यों के बीच। राम और श्याम पढ़ते हैं, तो और क्या है? दो शब्दों के बीच आ गया। राम पढ़ता है और श्याम लिखता है, दो वाक्यों के बीच आ गया। तो कहने का अर्थ यह है, आपके गलत होने का ज़्यादा चांस कहाँ रहता है? क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में। ये कोई सारा झिकाल है, कोई याद नहीं करना आपको। तो अब आपको ये देखना है कि क्रिया विशेषण होगा वह हमेशा क्या होगा? स्वतंत्र होगा, क्रिया के पास जो अव्यय होगा।
संबंध बोधक में क्या होगा, क्रिया के पास तो होगा लेकिन किसी परसरक से जुड़ा हुआ होगा। बस ये दो कर लिए तो आपका स्वतः ही दो पिछवल गलत होंगे नहीं। विस्मयादि में क्या, अरे, हे, अरे, ओ, छी, तुच्छ, ये विस्मयादि बोधक आते हैं, इसके साथ होते हैं, वो गलत हो ही नहीं सकता। संबंध बोधक में क्या है, दो शब्दों के बीच, दो वाक्यों के बीच, दो वाक्यों के बीच ऐसे शब्द आएंगे जो आगे लूंगा, अभी बता रहा हूं। तो ये देखो, स्थितिवाचक, दिशावाचक। तो ये नहीं पूछेंगे क्रिया विशेषण के कितने भेद है, क्यों आपके गद्यांश आधारित सवाल आएंगे, और गद्यांश आधारित में आपको पहचान ही करनी, क्या करनी है, पहचान करनी है। तो क्रिया विशेषण के 4 भाग है, स्थानवाचक, और स्थानवाचक के 2 स्थिति बनती है और एक क्या बनती है, दिशा, बाईं और दाईं और यहाँ वहाँ उधर उधर, ये इस प्रकार से आपको ये करने होंगे। अब आते हैं दूसरा, अपने के क्या है, दूसरा आपका हो जाएगा कालवाचक। क्या हो जाएगा, कालवाचक। और कालवाचक को समयवाचक भी बोलते हैं। कालवाचक को क्या बोलते हैं, समयवाचक। जब, तक, कब, अभी, तभी, कभी, ये देखो, आज, परसों, कल, फिर, तुरंत, सवेरे, सुबह, शाम, प्रातः, तो ये सारे के सारे इसमें समय का होगा कालवाचक में। अवधिवाचक, अवधि के होगा आज, कल, हमेशा, नित्य, लगातार, सदा, अब तक, जब तक, कभी कभी, कभी न कभी, सुबह से शाम, अभी से, तो ये सारे क्या हो जाएंगे इसमें, अवधिवाचक। अब ये आपको वाक्य दे दिया, वह सवेरे पढ़ता है, वह सवेरे पढ़ता है। वाक्य भी दे देता हूं, आपको दे दिया, श्याम सवेरे पढ़ता है। तो क्रिया के साथ आ गया क्रिया विशेषण, श्याम सवेरे से, या सवेरे से लगातार, या सवेरे से क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। सुबह से शाम तक, सुबह से या सवेरे से सवेरे तक, कोई भी ऐसे है तो ये परसर्ग आ जाता है, तो संबंध बोधक। परसर्ग नहीं है तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार से आपको ये करने हैं। आजकल, जब तक, आज कल, देखो आजकल आपका, मैंने स्वतः और ये भी आपको पीछे बताए थे, वह आजकल पढ़ता है, वह आजकल लगातार या आजकल तेजी से पढ़ता है, कुछ इसके साथ में परसर्ग जुड़ जाएगा। वो हमेशा लिखता है, वो हमेशा ही या हमेशा से ही पढ़ता आ रहा है। तो इस प्रकार से कोई परसर्ग से जुड़ जाता है तो संबंध बोधक, और परसर्ग से नहीं जुड़ता है तो क्रिया विशेषण। थोड़ा, वह थोड़ा खाता है या थोड़ा कम खाता है, वह थोड़े से लिखता है, थोड़ी सी गति से लिखता है, थोड़ी देरी से लिखता है। तो इसके साथ क्या आ जाएंगे, कोई परसर्ग आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, संबंध बोधक। तो अब आपका पहला था क्रिया विशेषण का स्थानवाचक, स्थिति और स्थान दोनों बताते थे, स्थिति दशा। अब कालवाचक में समय का निश्चित होगा और अवधि का होगा, ये कोई याद नहीं करना है, मतलब ये चारों याद नहीं करना है, लेकिन बता रहा हूं। अब आते हैं परिमाणवाचक। क्या आता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एक परिमाणवाचक विशेषण भी है। तो परिमाणवाचक विशेषण तो आपके मात्रा इसमें भी है, मात्रा उसमें भी है। विशेषण में तो संज्ञा सर्वनाम की मात्रा होगी, इसमें क्रिया की मात्रा विशेषता होगी। जैसे आपको कौन कौन से है, थोड़ा, बहुत, कुछ, किंचित, बड़ा, भारी, खूब, इतना, उतना, कम, लगभग, बहुतायत, थोड़ा थोड़ा, बूंद बूंद, पर्याप्त, बराबर, केवल, चाहे, क्रम से। तो अब इसमें तो क्या हो जाएगा, वह थोड़ा खाता है, वह कुछ लिखता है, वह किंचित मात्र पढ़ता है, वह बड़ा, बड़ा है भी कह सकते हैं, लिखना हो जाएगा, वह बड़ा भारी खूब खाता है, खूब लिखता है, बड़ा वजन उठाता है, बहु और लगभग, वह लगभग याद करता है, वह थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, वह बूंद बूंद पानी या बूंद बूंद पीता है, वह पर्याप्त
के बराबर है, वो के बराबर पड़ता है। तो ये सारे इस प्रकार वाक्य हो जाएंगे। अब इसमें से थोड़ा सा आ गया, केवल मात्रा आ गया, केवल आ गया, तक है, बराबर से आ गया, इतना सा आ गया, चाहे जी भर है या क्रम से। तो कहने का अर्थ है इस पे आप परसर लगा दो तो आपके हो जाएगा संबंध बोधक। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक। तो अब आपका एक तो हो गया क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक, और तीसरा आपका परिमाणवाचक, और चौथा क्या हो जाएगा आपका लास्ट रीतिवाचक। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। ये आ गया। रीति स्थिति गति होती है, जैसे तैसे, ऐसे वैसे, धीरे धीरे, अचानक, स्वयं, स्वतः, जरूर, शायद, अवश्य, ज्यों ही त्यों ही, परस्पर, एकाएक, चुपके चुपके, हाथों हाथ, चुपके चुपके देखता है, हाथों हाथ दौड़ता है। तो कहने का अर्थ है शायद, वह शायद पढ़ता है, आज वर्षा अवश्य आएगी, शायद आएगी, वह ज्यों ही पढ़ता है, ध्यान देना, और वह जरूर खेल लिखेगा, वह स्वतः ही पढ़ लेगा, वह स्वयं लिखता है, वह अचानक दौड़ता है, वो जैसे दौड़ता है वैसे गिर जाता है, वह कछुआ धीरे धीरे चलता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो ये इस प्रकार से आपके क्रिया के पास शब्द आ जाते हैं, वो सारे के सारे क्या हो गए? क्रिया विशेषण। और जरूरी नहीं कि ये आपके संबंध बोधक में आते हैं। संबंध बोधक में कुछ भी आ सकता है और वो पर सर्ग से जुड़ा हुआ अवश्य होगा। ये तो अपना हो गया, क्या हो गया आपका दूसरा, क्या हो जाएगा? यानी क्रिया विशेषण। आपने क्या पढ़ा है? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण में आपको ध्यान ये देना है कि क्रिया के पास कोई ये रटने की जरूरत नहीं, आपको ये सारे शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्रिया के पास विशेषता के रूप में कोई ऐसा अव्यय आएगा, आप कंफ्यूज हो गए कि अभी कौन सा है। तो एक वो शब्द को देखो कि लिंग है, वचन है, कारक है, काल है, कोई न कोई फॉर्मूला लागू नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा तो अवयव हो गया, चलो ठीक है। अब देखना है कि अवयव है, लेकिन ये कौन सा अवयव है। यदि वो स्वतंत्र है, किसी कारक चिन्ह से नहीं जुड़ा हुआ है, तो आप लिख लोगे क्रिया विशेषण, और जुड़ा हुआ है तो लिख लोगे संबंध बोधक अव्यय। ये ध्यान देना होगा। इस प्रकार से अब अपन दूसरा भेद ले रहे हैं अव्यय का, संबंधवाचक अव्यय। क्या ले रहे हैं? संबंधवाचक अव्यय। अब ये संबंधवाचक अव्यय क्या होगा? दो वाक्यों को जोड़ेंगे, पहले दो शब्दों पदों को जोड़ेंगे, दो पदबंध को जोड़ेंगे। पदबंध और नहीं, एक आपका टॉपिक के आगे बताएंगे। पदबंध यानी दो वाक्य होते हैं, दो वाक्यों के मध्य कोई शब्दों को जोड़ना, और तीसरा दो वाक्यों को। तो अब आपको ये जरूरत नहीं है, ये याद कर लोगे दो तो चल जाएगा। दो शब्दों को जैसे आपको दे दिया राम बहुत या राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, तो शब्द आगे राम और श्याम, वाक्य आगे राम लिखता है जबकि श्याम पढ़ता है। तो क्या हो गया? जबकि। ध्यान देना, क्या हो गया? जबकि। अब ये होगा क्या? गलत। क्यों? क्योंकि अब आपको इनके साथ ध्यान क्या देना है? अब ध्यान देना, ये मैं बता तो रहा हूं कि ये है। अब हमेशा में जैसे क्रिया विशेषण पढ़ा है तो संबंध बोधक बीच में ठोका। अब आपको मैं संबंधवाचक पढ़ा रहा हूं तो ये संबंधवाचक के नहीं है, ये समुच्चयवाचक के हैं। किसके हैं? समुच्चयवाचक के। समुच्चयवाचक। ध्यान देना अच्छी तरह से। समुच्चयवाचक। अब आप संबंधवाचक अभी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, पढ़ा चुके, समझदार विद्यार्थी ने समझ लिया होगा। ये क्रिया के पास होगा, पर सर्ग से जुड़ा हुआ होगा। किससे जुड़ा हुआ होगा? पर सर्ग। तो अब ये तो इसलिए कह रहा हूं, इनके साथ आपको तीसरा, तो तीसरे में क्या होगा? ये ऐसे शब्द और कुछ भी आ जाए, दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ेंगे। तो अब आपको ध्यान ही देना है कि संबंध बोधक का नाम क्या है। मैं आपको पहले वाला लिखवा चुका था स्टार्टिंग में, पर सर्ग वाचक संबंध बोधक हो या पर सर्ग वाचक अव्यय। यानी पर आपको क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में दोनों में अंतर करना है, बाकी दो गलत हो ही नहीं सकते। तो क्रिया विशेषण स्वतंत्र होगा
और संबंध बोधक ये सारे शब्द किसी परसर्ग से जुड़े हुए होंगे। ठोक दें संबंधवाचक में बता चुका था। श्याम यहाँ बैठा है, श्याम नानी के यहाँ बैठा है, श्याम मामा के यहाँ बैठा है, श्याम शिक्षक के वहाँ बैठा है, श्याम भाई के वहाँ बैठा है। तो ये के अर्थात ऐसे आएंगे, वह पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं, पक्षी पेड़ के ऊपर बैठे हैं। देखो वापस बता रहा हूं, जैसे आपको वाक्य दे दिया, पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं, पक्षी पेड़ के ऊपर बैठे हैं। ऊपर ये भी है, ऊपर ये भी है, यहां तो परसर्ग आ गया, यहां परसर्ग है नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक का ही ध्यान देना है। एक में परसर्ग आएगा और एक में परसर्ग नहीं आएगा। ध्यान देना बंधुओं। तो संबंधवाचक आपको पढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं रहती है मेरे लिए और आपके लिए भी। अब ये सारे शब्द होंगे। आगे वो श्याम राम के आगे बैठा है, श्याम के पीछे बैठा है, पहले से ही पढ़ता है, उसके बाद आया, पास में बैठा है, निकट से देखता है, नीचे की ओर बैठा है, सामने की ओर जा रहा है, के ऊपर बैठा है, के क्लास के भीतर बैठा है, वो क्लास के आसपास बैठा है, के वो विद्यालय की ओर जा रहा है, वो बस की और रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है, वो मान लो खिड़की के आर पार देखता है। सारे वाक्य बोल रहा हूँ, खिड़की के आर पार देखता है, वह मामा के वहाँ बैठा है, वह भीतर से वहाँ से आवाज़ लगा रहा है, भर वह मात्र या भर तक या भर से दिन भर से हर जगह से भर पेट से खा रहा है। मात्र, अब यहाँ एक मात्र और एक आता केवल, ये भी ध्यान देना, मात्र और केवल। तो मात्र तो और केवल दोनों एक साथ नहीं आते, ध्यान देना, शुद्ध शुद्ध में भी काम आते हैं। मात्र का प्रयोग बाद में होता है, संज्ञा शब्द के केवल का पहले होता है। वह मेरे पास 10 रुपये मात्र है, या मात्र 10 रुपये है, मेरे पास 10 रुपये मात्र है। उसे केवल पैसों की जरूरत है, उसे केवल पेन की जरूरत है। तो केवल और मात्र कभी आ जाएं तो मात्र तो शब्दों के बाद आएंगे और केवल पहले आएंगे, दोनों कभी साथ प्रयोग नहीं होते हैं। ध्यान देना, वो मुझे रुपए केवल पैसों की ज़रूरत है, वह 10 रुपये या उसके पास 10 रुपये मात्र, अपन लिखते हैं ना, जैसे कोई चेक भरते हैं 10,000 रुपये मात्र, मात्र बाद में आता है, केवल पहले आता है, कभी आता है तो योग्य से या वो योग्यता के बराबर कुछ भी ऐसा शब्द आता है परसर्ग से जुड़ जाता है तो आपका हो जाएगा संबंधवाचक, और संबंधवाचक का नाम क्या है? परसर्ग। अब आपका तीसरा क्या आता है, यानी अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं, बता देता हूं सीधा आपको। यहां पर जैसे लिखा था तीसरा, ये समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में ध्यान ये देना है, दो शब्द पद या पदबंध या दो वाक्य, बस कोई याद नहीं करना, सीधा पढ़ा है। सरला गीत गाती है जबकि अनीता लिखती है, दो वाक्यों के बीच आ गया। सरला और अनीता साथ साथ पढ़ती है, तो साथ साथ तो क्रिया विशेषण हो गया, और दोनों के बीच में ध्यान देना, दो एक साथ हो सकते हैं। सरला और अनीता साथ साथ विद्यालय जाती है, साथ साथ पढ़ती है, तो साथ साथ पढ़ती है, तो साथ साथ क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। सरला और अनीता अर्थात दोनों के बीच में आ गया, तो ये जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? संबंध बोधक अव्यय। बादल बहुत गरजे परंतु वर्षा नहीं हुई, तो परंतु दो वाक्यों के बीच आ गए, तो क्या हो जाएगा आपका? संबंध बोधक। मैं ज्यों ही विद्यालय पहुंचा त्यों ही वर्षा प्रारंभ हो गई, ये भी हो गया। राम ने रावण को मारा जबकि कृष्ण ने कंस को मारा, दो वाक्यों के बीच आ गए। तो वह और तुम, तो और आ गया। तो कहने का अर्थ यह है, संबंध बोधक, आप इन दोनों को ध्यान देना, संबंध बोधक में समस्या हो ही नहीं सकती।
संबंध बोधक में दो शब्दों के बीच या दो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बीच, ध्यान देना, दो शब्दों के बीच या संज्ञा हो, कोई सर्वनाम हो, कुछ भी हो, उसके बीच में क्या होगा, प्रकट होंगे, या दो वाक्यों के बीच में। ये स्वतंत्र होगा क्रिया के पास, ये किसी पर सर्ग से जुड़ा हुआ होगा। अब आते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में क्या है, एक तो आपका ये चिन्ह आ गया, वे शब्द जो हर्ष, शोक, खुशी, आश्चर्य, वैमनस्य, देश आदि शब्दों के साथ प्रकट होते हैं, जैसे हाय, ये सब जरूर होगा, अम्ब, छी, तुच्छ, आहा, उफ, आहा, तो इस प्रकार से शब्द आएंगे, कोई इसमें गलत हो ही नहीं सकता। और ये चिन्ह आएगा, अरे श्याम तुमने क्या कर डाला, उफ आज तो पत्ता भी नहीं हिला, छी कुछ ठुकराने के लिए, तो अम्ब, आहा क्या मौसम है। तो कहने का अर्थ है ये खुशियों में, दुख में, सुख में, शोक में, हर्ष में, द्वेष में सब बातें हैं, लेकिन इन शब्दों के माध्यम से आप पहचान लेते हैं क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य। कौन सा होगा, विस्मयादि बोधक। अब आते हैं निपात। तो निपात में आपके क्या होगा, निपात का अर्थ होता है बलाघात, स्वराघात। निपात का अर्थ है बलाघात या स्वराघात। जैसे जल ही जीवन है, आप वाक्य पढ़ोगे तो वाक्य के बीच में एक ऐसा वर्ण होगा, उस पर क्या होगा, जोर दिया जाएगा पढ़ते समय, जल ही जीवन है, तो क्या हो गया, ही। वह भी पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, भी। वह भी पढ़ता है, भी। वह तो सुबह उठता है, तो क्या हो जाएगा, तो। तुम भी पढ़ो, तो भी। श्याम ही लिखता है, तो ही। अब इसमें आएगा मात्र भी आता है और केवल भी आता है, ध्यान देना, मात्र और केवल इसमें आता है, किसमें, निपात में। तो उसके पास 100 रुपये मात्र है, वह, उनको केवल धन की जरूरत है, केवल सहायता की जरूरत है। तो ऐसे शब्द भी क्या आते हैं निपात में, यानी निपात का अर्थ है बलाघात। ये अवयव का प्रकार नहीं है। हाँ, विकल्प में आपके अवयव के भेद पूछ लिए, 4 है ही नहीं तो 5 कर सकते, लेकिन ऐसा असंभव होगा। निपात एक अवयव के रूप में गिना जाता है, और निपात का अर्थ है ऐसे शब्द जो उस वर्ण या शब्द पे केवल जोर दिया जाएगा, स्वराघात यानी बलाघात, बल दिया जाएगा। तो अपन निपात पढ़ रहे थे, निपात आपने पढ़ लिया, यानी वे शब्द कोई वाक्य बनाते समय उन वर्णों पे यानी जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है, वो निपात थे। अब मैंने आपको जो पढ़ाया है उसके 8-10 प्रश्न दिए हुए हैं, इनको कीजिए, पता लग जाएगा। श्याम कक्षा में हमेशा पीछे बैठता है, पीछे कोई परसर्ग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ध्यान देना, ये आपका हो गया क्रिया विशेषण। दूसरा, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, प्रतिदिन, तो ये प्रतिदिन आ गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अव्यय है, कोई परसर्ग नहीं है, तो क्रिया विशेषण। श्याम अधिक पढ़ता है, तो अधिक, कोई परसर्ग नहीं है, तो क्रिया विशेषण। घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज, कोई परसर्ग नहीं, क्रिया विशेषण। तुम आकाश की तरफ, आकाश की तरफ, की परसर्ग आ गया, संबंधबोधक। ज्ञान के बिना अर्थात परसर्ग, संबंधवाचक। श्याम तथा रमेश पढ़ते हैं, तथा दो शब्दों को जोड़ने में समुच्चय बोधक। सीता और राम वनवास गए, तो और दो शब्दों को जोड़ने में समुच्चय बोधक। न तुम आते न झगड़ा होता, अर्थात न तुम आते न झगड़ा होता, ये क्या हो गए, पदबंध हो गए, तो ये दो वाक्यों के बीच आ गया, तो क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। धन्य है महाराज, तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया, तो विस्मयादि बोधक। उफ आज तो पत्ता भी नहीं हिला, उफ, ये क्या हो गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया। आपने देखो, इन्हें आप ही समझाइए, आप ही आ गया, तो निपात। आपने पत्र तक नहीं लिखा, अर्थात तक, ये भी निपात। वह दिन भर पढ़ता है, भर, निपात। तो निपात का अर्थ ये है, ही है, तो है, भी है, तक है, भर है, मात्र है, केवल है, ये ऐसे कोई शब्द आते हैं, कोई वर्ण आते हैं वाक्य के बीच में, जहां बलाघात का प्रयोग होता है वहां निपात का प्रयोग होता है। तो बंधुओं, आज आपने
अव्यय पढ़े, एक बार पुनः बता देता हूं, अव्यय आपके गद्यांश आधारित कोई सवाल आते हैं तो उन गद्यांश आधारित सवाल को करते समय सबसे पहले दिमाग के अंदर आपको अभिकारी का पूछा जाता है। तो ध्यान देना, क्रिया विशेषण होता है, क्रिया के पास कहीं आता है तो बिना परसर्ग होता, और संबंध बोधक आता है तो वो हमेशा वाक्य में आता है, तो किसी परसर्ग से जुड़ा हुआ होता है। हाँ, क्रिया विशेषण का भी परसर्ग आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो स्थिति अलग बनती है, वाक्य से बता देता है। लेकिन संबंधवाचक में सारे बिना परसर्ग के कोई शब्द आता ही नहीं है, नाम ही उसका परसर्ग समुच्चय बोधक परसर्ग संबंध बोधक माना जाता है या परसर्ग बोधक माना जाता है। और समुच्चय बोधक में दो शब्दों, दो वाक्यों के बीच में कोई शब्द आएगा, वो संयोजक आएगा जोड़ने के लिए। विस्मयादि बोधक में कोई लफड़ा है ही नहीं, क्यों? क्योंकि वहां तो एक अलग से क्या आएगा आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह उप, हा, इ, छी, और निपात ये स्वर्ण की ही, तो, भी, तक, भर, मात्र, केवल कोई भी आता है वाक्य पढ़िए। जब वाक्य में एस सवर्ण है या शब्द है जोर लगाया जाता है वो निपात बलाघात का प्रयोग किया जाता है, वो निपात माना जाता है। तो आज अपने अव्यय पढ़ लिए, तो विकारी अविकारी दोनों पढ़ लिए। 2-3 सवाल आपके पक्के आते हैं, इनका भी अभी तो ये गहराई में और जाना है तो बहुत इसके भेदों के भेद है, इनके रूढ़ है, योगी करते हैं, किस प्रकार निकलते हैं, इतना जाना नहीं है। इतना यदि आपको समझ लिया और आपने अच्छी तरह कवर कर लिया और आप सिस्टम में जुड़ गए और आपको दिमाग में चीज़ बैठ गई तो आपका सवाल गलत होगा नहीं। तुलनात्मक रूप से मैंने आपको पढ़ा दिए। अब विकारी अविकारी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और लंबा भी है, मैंने आपको अच्छी तरह समझाया, मेरी कोशिश है आप समझ लिया होगा। समझोगे नहीं, दिक्कत आती है तो आप बताते रहिए, सर को बता दीजिए, बता के माध्यम से मैसेज भेज दीजिए, मुझे पर्सनल भेज सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप में बता सकते हैं, मेरे वीडियो पे, मेरे इंस्टाग्राम पे कभी ऐसी बात आती है तो आप मुझे पर्सनल पूछ सकते हैं। और लाइव लूँगा तब एक एक टॉपिक लूँगा, तब आपकी और सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। लाइव अपन यहीं लेंगे, समय मिलेगा तो, नहीं मिलता है तो वहीं से लूँगा, लेकिन आपकी समस्या दूर कर लूँगा। इसी के साथ कल की कक्षा में अपन कल टॉपिक की बात करेंगे काल के बारे में। जय हिंद, जय हिंदी, जय तु संस्कृतम, धन्यवाद।